अध्याय शी तम्बुजा। टार्जन ने किनकेड के रसोई के लिए एक उथली कब्र खोदी, जिसके घृणित बाहरी आवरण के नीचे एक सज्जन व्यक्ति का दिल धड़क रहा था। वो क्रूर जंगल में उस व्यक्ति के लिए इतना ही कर सकता था जिसने अपने छोटे बेटे और अपनी पत्नी की सेवा में अपनी जान दे दी थी। फिर टार्जन ने फिर से रोकोफ का पीछा करना शुरू कर दिया। अब जब उसे यकीन हो गया था कि उसके आगे खड़ी महिला वास्तव में जेन थी और वह फिर से रूसी के हाथों में पड़ गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अपनी पूरी ताकत और फुर्तीली मांसपेशियों के बावजूद वह घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा था। वह बड़ी मुश्किल से ही अपने रास्ते पर चल पाया, क्योंकि इस जगह पर जंगल में कई रास्ते थे, एक दूसरे को काटते हुए, हर दिशा में शाखाएं बनाते हुए, और उन सभी रास्तों से असंख्य मूल निवासी गुजरे थे, आते जाते थे। गोरे लोगों के निशान उन मूल निवासियों के निशानों से मिट गए थे जो उनके पीछे पीछे आए थे, और सबसे ऊपर अन्य मूल निवासियों और जंगली जानवरों के निशान थे। ये बहुत ही हैरान करने वाला था। फिर भी टार्जन ने अपनी दृष्टि और सूंघने की शक्ति की जांच करते हुए पूरी लगन से काम जारी रखा, ताकि वह निश्चित रूप से सही रास्ते पर बना रहे। लेकिन अपनी पूरी सावधानी के बावजूद रात ने उसे एक ऐसे बिंदु पर पाया जहां उसे यकीन था कि वह पूरी तरह से गलत रास्ते पर था। वह जानता था कि झुंड उसके निशान का पीछा करेगा, और इसलिए वह इसे यथासंभव स्पष्ट बनाने के लिए सावधान था। अक्सर जंगल के रास्ते पर लगी लताओं और लताओं से टकराता था और अन्य तरीकों से अपने निशान को स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य छोड़ देता था। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, भारी बारिश शुरू हो गई, और हैरान परेशान वानर मानव के पास सुबह तक एक विशाल वृक्ष की आंशिक छत्रछाया में प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन भोर होने पर भी मूसलाधार बारिश बंद नहीं हुई। एक सप्ताह तक सूर्य घने बादलों के कारण छिपा रहा, जबकि भयंकर वर्षा और तूफानी हवाओं ने उस निशान के अंतिम अवशेषों को भी मिटा दिया, जिसे टार्जन निरंतर, यद्यपि व्यर्थ ही खोज रहा था। इस पूरे समय के दौरान उसे न तो स्थानीय लोगों का कोई संकेत मिला, न ही अपने झुंड का, जिसके बारे में उसे डर था कि उसके सदस्य भयंकर तूफान के दौरान उसका रास्ता भूल गए होंगे। चूंकि ये देश उसके लिए अजनबी था, इसलिए वह अपने रास्ते का सही अंदाजा नहीं लगा पाया, क्योंकि उसे न तो दिन में सूरज दिख रहा था, न ही रात में चांद और न ही तारे। 7वें दिन दोपहर के समय जब सूर्य बादलों को चीरकर निकला, तो उसने एक उन्मत्त कपी मानव को देखा। अपने जीवन में पहली बार वानरों का टार्जन जंगल में खो गया था। यह अनुभव उसके साथ ऐसे समय में हुआ, यह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस जंगली भूमि में कहीं उसकी पत्नी और बेटा महाराक्षस रोकोफ के चंगुल में थे। उन 7 भयानक दिनों में उन्हें किन किन भयंकर परीक्षणों से नहीं गुजरना पड़ा होगा, जब प्रकृति ने उन्हें ढूंढने के उसके प्रयासों को विफल कर दिया था। टार्जन उस रूसी को, जिसके नियंत्रण में वे थे, इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे संदेह नहीं हो सकता था कि वह आदमी इस बात से क्रोधित था कि जेन एक बार उससे बचकर निकल गई थी, और यह जानते हुए कि टार्जन उसके पीछे पीछे आ सकता है, बिना समय गंवाए अपने दूषित मन से जो भी बदला लेने की कल्पना कर सकता था, उसे अंजाम देगा। लेकिन अब जब सूरज एक बार फिर चमक उठा था, तो बंदर आदमी अभी भी उलझन में था कि किस दिशा में जाए। वह जानता था कि रोकोफ एंडरसन का पीछा करते हुए नदी से निकल गया है, लेकिन क्या वह अंदर की ओर बढ़ेगा या ओगाम्बी में वापस लौटेगा, यह एक सवाल था। बंदर आदमी ने देखा कि जिस जगह से वह नदी को छोड़ कर आया था, वहां नदी संकरी और तेज होती जा रही थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह अपने स्रोत की ओर बहुत दूर तक डोंगियों के लिए भी नौगम्य नहीं हो सकती। हालांकि अगर रोकोफ नदी पर वापस नहीं लौटा था, तो वह किस दिशा में आगे बढ़ा था। जेन और बच्चे के साथ एंडरसन की उड़ान की दिशा से टार्जन को यकीन हो गया था कि उस आदमी ने महाद्वीप को पार करके ज़ांज़ीबार तक पहुंचने का जबरदस्त काम करने का इरादा किया था, लेकिन रोकोफ इतनी खतरनाक यात्रा करने का साहस कर पाएगा या नहीं, यह एक सवाल था। अब जब वह जानता है कि किस प्रकार का भयानक झुंड उसका पीछा कर रहा है, तथा वानरों का टार्जन उससे बदला लेने के लिए उसका पीछा कर रहा है, तो भय उसे इस प्रयास के लिए प्रेरित कर सकता है। अंततः कपी मानव ने जर्मन पूर्वी अफ्रीका की सामान्य दिशा में उत्तर पूर्व की ओर चलते रहने का निश्चय किया,
जब तक कि उसे वहां के मूल निवासी नहीं मिल गए जिनसे वह रोकोव के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। बारिश बंद होने के दूसरे दिन टार्जन एक ऐसे गांव में पहुंचा जिसके निवासी उसे देखते ही झाड़ियों में भाग गए। टार्जन ने किसी भी तरह से हार नहीं मानी और उनका पीछा किया और कुछ देर पीछा करने के बाद एक युवा योद्धा को पकड़ लिया। वह व्यक्ति इतना डर गया था कि वह खुद का बचाव करने में असमर्थ था। उसने अपने हथियार फेंक दिए और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने अपहरणकर्ता को देखते हुए चिल्लाने लगा। काफी कठिनाई के बाद वानर मानव ने उस व्यक्ति के भय को इतना शांत किया कि वो उससे उसके अनावश्यक भय के कारण के बारे में सुसंगत बयान प्राप्त कर सका। टार्जन ने उससे बहुत अनुनय विनय करके जाना कि कई दिन पहले गोरों का एक दल गांव से होकर गुजरा था। इन लोगों ने उन्हें बताया था कि एक भयानक सफेद शैतान उनका पीछा कर रहा है और उन्होंने स्थानीय लोगों को उसके और उसके साथ आने वाले राक्षसों के भयानक झुंड के बारे में चेतावनी दी थी। गोरों और उनके काले सेवकों द्वारा दिए गए वर्णन से अश्वेत व्यक्ति ने टार्जन को सफेद शैतान के रूप में पहचान लिया था। उसने अपने पीछे वानरों और तेंदुओं के वेश में राक्षसों की भीड़ को देखने की उम्मीद की थी। इसमें टार्जन को रोकोव का चालाक हाथ नजर आया। रूसी नागरिक अंधविश्वास के डर से स्थानीय लोगों को उसके खिलाफ भड़काकर उसके लिए यात्रा को जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय निवासी ने टार्जन को आगे बताया कि हाल ही में अभियान का नेतृत्व करने वाले श्वेत व्यक्ति ने उन्हें वादा किया था कि अगर वे श्वेत शैतान को मार देंगे तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उन्होंने ऐसा करने का पूरा इरादा किया था अगर मौका मिला तो, लेकिन जैसे ही उन्होंने टार्जन को देखा उनका खून पानी में बदल गया, जैसा कि श्वेत लोगों के कुलियों ने उन्हें बताया था। ये देखकर कि वानर मानव ने उसे नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया, अंततः उस स्थानीय व्यक्ति ने अपने साहस पर काबू पा लिया और टार्जन के सुझाव पर सफेद शैतान के साथ गांव में वापस चला गया और जाते समय अपने साथियों को भी वापस आने के लिए कहा, क्योंकि सफेद शैतान ने वादा किया है कि यदि तुम तुरंत वापस आओगे और उसके प्रश्नों का उत्तर दोगे तो वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक एक करके अश्वेत लोग गांव में घुस आए, लेकिन उनका डर पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। ये बात उनमें से अधिकांश की आंखों में दिखाई दे रही सफेदी से स्पष्ट थी, क्योंकि वे लगातार और आशंकित होकर बंदर आदमी की ओर तिरछी नजर से देख रहे थे। मुखिया गांव में सबसे पहले लौटने वालों में से था और चूंकि टार्जन उससे साक्षात्कार करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक था, इसलिए उसने अश्वेत के साथ बहस करने में कोई समय नहीं गंवाया। वह आदमी छोटा और मोटा था, उसका चेहरा असामान्य रूप से नीचा और पतित था और उसकी भुजाएं बंदर जैसी थीं। उसके पूरे हाव भाव से धोखेबाजी झलक रही थी। रूसी दल के गोरे और काले लोगों द्वारा उसके कानों में डाली गई कहानियों से उसके अंदर पैदा हुआ अंधविश्वासी भय ही उसे अपने योद्धाओं के साथ टार्जन पर हमला करने और उसे तुरंत मार डालने से रोकता था, क्योंकि वह और उसके लोग कट्टर नरभक्षी थे। लेकिन ये डर कि वो वास्तव में शैतान हो सकता है और उसके पीछे जंगल में उसके भयंकर राक्षस उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ने मगनवाज़म को अपनी इच्छाओं को कार्य में लगाने से रोक दिया। टार्जन ने उस व्यक्ति से बारीकी से पूछताछ की तथा उसके बयानों की तुलना उस युवा योद्धा के बयानों से की जिससे उसने पहली बार बात की थी, तो उसे पता चला कि रोकोव और उसका सफारी दल भय से व्याकुल होकर सुदूर पूर्वी तट की ओर पीछे हट रहे थे। रूसी के कई कुली पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसी गांव में उसने चोरी और भागने की कोशिश के लिए 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया था। हालांकि वागनवाजम ने रूसी अश्वेतों से जो सीखा था, जो क्रूर रोकोव के आतंक में इतने दूर नहीं थे कि वे उनकी योजनाओं के बारे में बात करने से भी डरते थे, ये स्पष्ट था कि वह कोई लंबी दूरी तय नहीं करेगा इससे पहले कि उसके आखिरी कुली, रसोइये, तंबू वाले लड़के, बंदूकधारी, असक्रिय और यहाँ तक कि उसका मुखिया भी झाड़ियों में वापस चले जाएं और उसे निर्दयी जंगल की दया पर छोड़ दें। मगनवाज़म ने इस बात से इनकार किया कि गोरों के दल में कोई श्वेत महिला या बच्चा था, लेकिन जब वह बोल रहा था तब भी टार्जन को यकीन था कि वह झूठ बोल रहा है। कई बार बंदर आदमी ने इस विषय को अलग अलग कोणों से देखा,
लेकिन वह कभी भी चालाक नरभक्षी को उसके मूल कथन के सीधे विरोधाभास में आश्चर्यचकित करने में सफल नहीं हुआ कि दल में कोई महिला या बच्चे नहीं थे। टार्ज़न ने मुखिया से भोजन की मांग की और राजा की ओर से काफी मोल तोल के बाद उसे भोजन मिल गया। फिर उसने कबीले के अन्य लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, खास तौर पर उस युवक को जिसे उसने झाड़ियों में पकड़ा था, लेकिन मगनवाज़म की मौजूदगी ने उनके मुंह बंद कर दिए। अंततः इस बात से आश्वस्त होकर कि ये लोग रूसी व्यक्ति के ठिकाने तथा जेन और बच्चे के भाग्य के बारे में उससे कहीं अधिक जानते हैं, टार्ज़न ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानने की आशा में उनके बीच रात भर रुकने का निश्चय किया। जब उसने अपना निर्णय मुखिया को बताया तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके प्रति मुखिया के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया है। स्पष्ट नापसंदगी और संदेह से हटकर मगनवाज़म एक बहुत ही उत्सुक और सहानुभूतिपूर्ण मेजबान बन गया। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था कि वानर पुरुष को गांव की सबसे अच्छी झोपड़ी में रहना चाहिए, जहां से मगनवाज़म की सबसे बुजुर्ग पत्नी को तुरंत बाहर निकाल दिया गया, जबकि मुखिया ने अपनी एक छोटी पत्नी की झोपड़ी में अपना अस्थायी निवास बना लिया। यदि टार्ज़न को ये बात याद आ जाती कि अश्वेतों को उसे मारने में सफल होने पर एक राजसी इनाम की पेशकश की गई थी, तो वह मगनवाज़म के अचानक परिवर्तन को अधिक तेजी से समझ सकता था। यदि श्वेत दानव अपनी झोपड़ियों में से किसी एक में शांतिपूर्वक सोता, तो पुरस्कार अर्जित करने में बहुत सुविधा होती, और इसलिए सरदार ने तत्काल सुझाव दिया कि टार्ज़न, जो निस्संदेह अपनी यात्रा के कारण बहुत थका हुआ था, को जल्दी ही महल के आराम में चले जाना चाहिए। वानर पुरुष को देशी झोपड़ी में सोने के विचार से नफरत थी, लेकिन उसने आज रात ऐसा करने का निश्चय किया, इस संभावना पर कि वो किसी युवा व्यक्ति को धुएं से भरे घर के बीच में जलती आग के सामने बैठने और उसके साथ बातचीत करने के लिए राजी कर सकेगा और उससे वह सत्य प्राप्त कर सकेगा जो वह चाहता था। इसलिए टार्ज़न ने बूढ़े मगनवाज़म के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, हालांकि इस बात पर जोर देते हुए कि वह ठंड में सरदार की बूढ़ी पत्नी को बाहर निकालने के बजाय कुछ युवा लोगों के साथ झोपड़ी साझा करना ज्यादा पसंद करता है। दंतविहीन बूढ़ी डायन ने इस सुझाव पर अपनी सराहना व्यक्त करते हुए मुस्कुराहट दिखाई, और चूंकि यह योजना मुखिया की योजना के लिए अधिक उपयुक्त थी, क्योंकि इससे उसे टार्ज़न को चुने हुए हत्यारों के एक गिरोह के साथ घेरने की अनुमति मिल जाती, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी, और इस प्रकार तुरंत टार्ज़न को गांव के गेट के पास एक झोपड़ी में स्थापित कर दिया गया। चूंकि उस रात हाल ही में लौटे शिकारियों के एक समूह के सम्मान में नृत्य होना था, इसलिए टार्ज़न को झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया गया, तथा जैसा कि मगनवाज़म ने बताया, युवकों को उत्सव में भाग लेना था। जैसे ही वानर मानव सुरक्षित रूप से जाल में स्थापित हो गया, मगनवाज़म ने उन युवा योद्धाओं को बुलाया जिन्हें उसने सफ़ेद शैतान के साथ रात बिताने के लिए चुना था। उनमें से कोई भी इस योजना के प्रति अत्यधिक उत्साहित नहीं था, क्योंकि उनके अंधविश्वासी हृदय की गहराई में उस विचित्र श्वेत दानव के प्रति अतिशयोक्तिपूर्ण भय समाया हुआ था, लेकिन मगनवाज़म का वचन उसके लोगों के बीच कानून था, इसलिए कोई भी उस कर्तव्य को अस्वीकार करने का साहस नहीं कर सका जिसे निभाने के लिए उसे बुलाया गया था। जब मगनवाज़म अपने आसपास बैठे असभ्य लोगों से फुसफुसाकर अपनी योजना बता रहा था, तो वह बूढ़ी दंतहीन डायन, जिसके लिए टार्ज़न ने अपनी झोपड़ी रात भर के लिए बचाकर रखी थी, षड्यंत्रकारियों के इर्द गिर्द मंडराने लगी, ताकि वे उस आग के लिए लकड़ियां जुटा सके जिसके इर्द गिर्द वे लोग बैठे थे, लेकिन वास्तव में वह उनकी बातचीत को यथासंभव सुनने के लिए ऐसा कर रही थी। टार्ज़न शायद 1 या 2 घंटे सोया था, लेकिन उत्सव मनाने वालों के शोरगुल के बावजूद, जब उसकी गहरी इंद्रियां अचानक उस झोपड़ी में संदिग्ध रूप से चुपके से हो रही हलचल को देखकर सजग हो गईं, जिसमें वह लेटा हुआ था। आग बुझकर जलते अंगारों के ढेर में तब्दील हो गई थी, जिसने उस बदबूदार घर के अंदर छाए अंधेरे को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया था। फिर भी बंदर आदमी की प्रशिक्षित इंद्रियों ने उसे अंधेरे में चुपके से रेंगते हुए किसी और की मौजूदगी के बारे में आगाह किया। उसे संदेह था कि यह उसके झोपड़ी के साथियों में से कोई है जो उत्सव से लौट रहा है, क्योंकि उसने अभी भी नर्तकियों की जंगली चीखें और बाहर गांव की सड़क पर ढोल नगाड़ों का शोर सुना था। वह कौन हो सकता है जिसने उसके आने को छिपाने के लिए इतनी मेहनत की? जैसे ही वो व्यक्ति उसकी पहुंच में आया,
वानर मानव झोपड़ी के दूसरी ओर हल्के से भागा, उसका भाला उसकी बगल में तैयार खड़ा था। वह कौन है? उसने पूछा, जो अंधेरे से भूखे शेर की तरह वानरों के टार्जन पर रेंग रहा है। चुप रहो, बवाना, एक बूढ़ी फटी हुई आवाज ने जवाब दिया। ये तंबुजा है, वह जिसकी झोपड़ी तुम नहीं ले सकते थे, और इस तरह एक बूढ़ी औरत को ठंडी रात में बाहर नहीं निकाल सकते थे। तंबुजा को वानरों के टार्जन से क्या चाहिए? वानरों के आदमी ने पूछा। तुम मुझ पर दयालु थे जिस पर अब कोई भी दयालु नहीं है, और मैं तुम्हारी दयालुता के बदले में तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, बूढ़ी डायन ने उत्तर दिया। मुझे किस बात की चेतावनी दोगे? तंबुजा ने जवाब दिया, मगनवाज़म ने उन युवकों को चुना है जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में सोएंगे। जब वो उनसे बात कर रहा था तो मैं उसके पास ही था और मैंने उसे उन्हें निर्देश देते हुए सुना। जब सुबह तक नृत्य चलता रहेगा तो उन्हें झोपड़ी में आना है। अगर तुम जाग रहे हो तो उन्हें बहाना करना है कि वे सो गए हैं, लेकिन अगर तुम सो गए तो मगनवाज़म का आदेश है कि तुम्हें मार दिया जाए। अगर तुम नहीं सोए हो तो वे तुम्हारे पास चुपचाप इंतजार करेंगे जब तक तुम सो नहीं जाते, और फिर वे सब तुम पर एक साथ टूट पड़ेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मगनवाज़म उस इनाम को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प है जो गोरे आदमी ने पेश किया है। मैं इनाम भूल गया था, टार्जन ने अपने आप से कहा, और फिर उसने कहा, अब मगनवाज़म इनाम लेने की उम्मीद कैसे कर सकता है, जबकि मेरे दुश्मन गोरे लोग उसके देश को छोड़कर चले गए हैं और उसे नहीं पता कि कहाँ चले गए हैं। ओह, वे बहुत दूर नहीं गए हैं, तंबुजा ने जवाब दिया। मगनवाज़म जानता है कि वे कहाँ डेरा डालते हैं। उसके धावक जल्दी से उनसे आगे निकल सकते हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं। वे कहाँ हैं? टार्जन ने पूछा। तंबुजा ने उत्तर में पूछा, क्या तुम उनके पास आना चाहते हो? टार्जन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि वे कहाँ हैं ताकि तुम स्वयं उस स्थान पर आ सको, लेकिन मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ, बवाना। बातचीत में रुचि के कारण दोनों में से किसी ने भी उस छोटी आकृति पर ध्यान नहीं दिया जो उनके पीछे झोपड़ी के अंधेरे में घुसाई थी, और न ही उन्होंने उसे तब देखा जब वह चुपचाप फिर से बाहर निकल गई। ये छोटा बुलाव था, जो मुखिया की छोटी पत्नियों में से एक का बेटा था, एक प्रतिशोधी, पतित छोटा बदमाश जो तंबुजा से नफरत करता था और हमेशा उस पर जासूसी करने और उसके रीति रिवाजों के मामूली उल्लंघन की सूचना अपने पिता को देने के अवसर की तलाश में रहता था। तो फिर आओ, टार्जन ने जल्दी से कहा, हम चलें। इस बुलाव ने नहीं सुना, क्योंकि वह पहले से ही गांव की सड़क पर जा रहा था, जहां उसका घिनौना पिता देशी बियर पी रहा था और हवा में ऊंची छलांग लगाने वाले और अपने उन्मादी कारनामों में बेतहाशा नाचने वाले उन्मत्त नर्तकों के विकास को देख रहा था। हुआ यूं कि जब टार्जन और तंबुजा सावधानी से गांव से निकलकर जंगल के अंधेरे में घुस गए, तो दो फुर्तीले धावक उसी दिशा में चले गए, यद्यपि दूसरे रास्ते से। जब वे गांव से इतनी दूर आ गए कि वे फुसफुसाकर भी बात नहीं कर सकते थे, तो टार्जन ने बूढ़ी महिला से पूछा कि क्या उसने एक श्वेत महिला और एक छोटे बच्चे को देखा है। हाँ, बवाना, तंबुजा ने जवाब दिया, उनके साथ एक महिला और एक छोटा बच्चा था, एक छोटा सफ़ेद पिक्कानिन्नी। ये हमारे गांव में बुखार से मर गया और उन्होंने इसे दफना दिया।